तो केमिकल इक्विलिब्रियम का हम लोग लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे अगेन वही बताऊंगी, लास्ट टॉपिक 2 दिन पहले ही पूरा रिकॉर्ड हो चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली ठीक है, तुम्हारी किसी रीजंस की वजह से ये वाली चीज़ रिकॉर्ड होने के बाद सेव नहीं हो पाई। अब लगेगा अजीबोगरीब, मैं बोलती गई पगले समान 2 घंटे के अप्रॉक्स, और उसके बाद जो देख रही हूँ तो कुछ भी नहीं था। चलो तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो केमिकल इक्विलिब्रियम 5 का टेस्ट पेपर हुआ था वो डिस्कस किया जा चुका है। आज पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 2 यानी कि सेकंड भी डिस्कस कर लें, और उसके बाद आज से ही फिर आपके न्यू टेस्ट कैसा शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे क्या है, ये किस बला का नाम है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया। ये हम लोगों का आज का नया टॉपिक रहेगा और आखिरी इस चैप्टर का। उसके बाद कल से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया ये वाली चीज़ वैसी ही है जैसे आपने मोल कंसेप्ट पढ़ते वक्त पैरेलल रिएक्शंस पढ़ी थी। उसमें क्या होता था, 2 या 3 रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती रहती थी, राइट। उस तरीके की ही ये एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को लगाने के लिए एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कल को कोई 2 रिएक्शंस हो रही हैं। पहली रिएक्शन हो रही है A+B जो कि इक्विलिब्रियम में है C के साथ, और मान लेते हैं आपकी दूसरी रिएक्शन हो रही है A+D इक्विलिब्रियम में है लेट्स से K के साथ। तो अब ऐसे केस में ये मान लेते हैं रिएक्शन आपकी कंटेनर नंबर 1 में हो रही है। ठीक है, इस कंटेनर का सर्टेन कुछ वॉल्यूम रहेगा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये वाली रिएक्शन आपके दूसरे कंटेनर में हो रही है, लेट्स से इसका वॉल्यूम है कुछ भी, कंटेनर नंबर 2। तो अगर इस तरीके से 2 इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आपको लिखकर दी हुई हैं, लेकिन यदि वो दोनों की दोनों अलग अलग कंटेनर्स में हो रही हैं तो उसको इक्विलिब्रियम रिएक्शंस तो कहा जाएगा, बट वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अंडर में वो लाई नहीं करेगी, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अंडर में लाई अगर किसी भी रिएक्शन को करना है तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि आपके पास पहले तो मोर देन 1 इक्विलिब्रियम रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है, साइमल्टेनियसली, और वो रिएक्शन आपके सेम कंटेनर में होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई आपके सामने नहीं फेंकेगा कि जिसमें उस इंसान ने क्या किया, तुम्हें दे आर इन बोथ सेम कंटेनर और नॉट, इस तरीके से मतलब तुम्हें झुला रहा है, ये इस तरीके की बिल्कुल हरकत नहीं होगी। तो जब भी आपको ऐसे कुछ रिएक्शंस दिखें केमिकल इक्विलिब्रियम के जो साथ साथ चल रहे हैं, तो यूजुअली वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का ही आपका केस होगा। ठीक है ना। अच्छा, सेम कंटेनर में होनी चाहिए, ये उसकी पहली कंडीशन है। अब क्वेश्चन में कभी लिख कर नहीं देगा कि सेम कंटेनर में हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपका खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट है कि हाँ सेल्फ कंटेनर में ही हो रही होंगी इस प्रकार की आप लोगों की रिएक्शंस। बराबर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने लायक बातचीत ये है कि जब भी कोई भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की बातचीत होती है तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में जब आप काम करते हो तो एक रिएक्शन सॉरी, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन और आपके पास जो दूसरी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, उन दोनों इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बीच में कोई ना कोई आपको कॉमन स्पीशीज देखने को मिलेगी इन ईदर साइड ऑफ रिएक्टेंट और इन ईदर साइड ऑफ प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। जैसे कि मान लेते हैं कोई रिएक्शन है आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पर A+B, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है C+D के साथ, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी ना, उस नेक्स्ट रिएक्शन में ये वाली चीज़ आपको ऐसे लिख के मिल सकती है C+K इक्विलिब्रियम में है P+Q के साथ। तो देखो ये एक कॉमन स्पीशीज हो गई दोनों रिएक्शन में, ऐसी हो सकती है। या कल को यही एग्जाम्पल इस प्रकार से भी हो सकता है, A+B इक्विलिब्रियम में है C के साथ, और उसके बाद लेट्स से L+K इक्विलिब्रियम में है C+P के साथ। तो देखो ये सेम स्पीशीज हो गई।
या फिर ये ऐसा भी हो सकता है A प्लस बी इक्विलिब्रियम में है C प्लस डी के साथ, और वही A प्लस के इक्विलिब्रियम में है P प्लस क्यू के साथ। तो देखो इस बार ये सेम स्पीशीज हो गई। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को लेने का ये कहना था कि जो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीशीज आपको हमेशा प्रोडक्ट साइड देखने को मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीशीज आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पीशीज आपको प्रोडक्ट साइड देखने को मिल रही है और एक वही सेम स्पीशीज आपको रिएक्टेंट साइड देखने को मिल रही है। जब दोनों सेम साइड होते हैं ना, तो कैलकुलेशंस करना बहुत आसान होता है, कुछ भी टेंशन नहीं आती, कोई दिमाग खर्च नहीं होता, फटाफट एक के स्टेप के बाद दूसरी स्टेप आती जाती है, आगे हम बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आपकी एक स्पीशीज इधर दूसरी स्पीशीज उधर ऐसा चले, लेफ्ट राइट वाला कॉम्बो, तब हम लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। तो ये एक पहला पॉइंट याद होना चाहिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आपको इस प्रकार की एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, अब मैं तीसरे पॉइंट पे पहले बातचीत कर लेती हूँ। तीसरा पॉइंट मैं अभी फिलहाल के लिए आपके लिए सबसे ईजीएस्ट पॉइंट ले रही हूँ। सबसे ईजीएस्ट होता कैसा है, जनरली अगर तुम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के क्वेश्चंस को देखोगे, मतलब यूजुअली, तो आप ये पाओगे इजी क्वेश्चंस में कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी कि रिएक्टेंट वाला साइड, उसमें आपको सॉलिड लिख कर दे देंगे। ठीक है, सॉलिड लिख के पकड़ा देंगे आपको रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में आपको क्या दिखेगा, गैस दिखेगा, और उसके बाद आपको बताना वैसे ही एक और इक्विलिब्रियम में होगा और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें फाइंड करने को कहेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको टैकल करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। कैसे? क्योंकि लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट का साइड तो सॉलिड है, तो सॉलिड होने से तो हम लोगों की आधी से ज़्यादा समस्या ही हट गई। क्योंकि तुम्हें याद होगा जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, तब ये चीज़ पढ़ी थी कि सॉलिड चीज़ों के एक्टिव मास को हम लोग कितना ले लेते हैं, 1। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक रिएक्शन दी है। जैसा मैंने कहा, मैंने इसका लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट वाला साइड इसका सॉलिड रख दिया और राइट साइड में मैंने प्रोडक्ट दे दिया। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जो ये ए है ना, इस ए का पार्शियल प्रेशर 10 atm है, और ये जो बी है ना, इस बी का पार्शियल प्रेशर भी 10 atm है, ऐसा मैंने कह दिया। अब मान लेते हैं मैंने आपको एक दूसरा इक्विलिब्रियम दिया है, वाई सॉलिड इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, ए गैस के साथ और आपके सी गैस के साथ। अब मैंने अगेन तुम्हें डाटा दे दिया कि यहाँ पे जो ये ए गैस है ना, इसका मान लेते हैं एटीएम, मतलब वाई की वजह से उसका ए जो बना, उस ए का प्रेशर होगा 20 atm और सी का भी मान लो 20 atm। अब तुमसे क्वेश्चन किया गया, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का यदि एग्जांपल है, तो सेम कंटेनर में ये दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली बन रहे होंगे। तो उस इक्विलिब्रियम में जो टोटल प्रेशर है, वो टोटल प्रेशर बोलो कितना है। तो हमारी देखो कैसी आदत रहेगी, टोटल प्रेशर कितना हम कैसे कहेंगे, इक्विलिब्रियम नंबर 1 की वजह से टोटल प्रेशर जो आया है ना, टोटल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम नंबर 1 की वजह से आया, प्लस इक्विलिब्रियम नंबर 2 की वजह से जो टोटल प्रेशर आया। अब इक्विलिब्रियम नंबर 1 में कौन है, देखो ए और बी दोनों कितने कितने के हैं, 10 और 10 के हैं। इक्विलिब्रियम नंबर 2 में कितने हैं, बी ए और सी, वो दोनों 20 और 20 के हैं। तो टोटल यहाँ से आता है आपके पास 60 atm, ये हमने लिख दिया। अब देखो, लेकिन जब इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो एक्सप्रेशन लिखते वक्त इस तरीके से नहीं लिखा जाता। हम ये देखते हैं कि दोनों रिएक्शन में कॉमन स्पीशीज कौन सी है, ये हम पहले चेक करते हैं। दोनों रिएक्शन में आपको जो भी कॉमन स्पीशीज दिखती है ना, उस कॉमन स्पीशीज को पहले तो ऑब्जर्व करो, कौन है वो कॉमन स्पीशीज, ए 10 है पहली वाली इक्विलिब्रियम की वजह से, नीचे में ए कितना है 20 दूसरी वाली इक्विलिब्रियम की वजह से। तो यानी कि अगर मैं ये पूछूं कि ओवरऑल आप लोगों का ए कितना है, तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल ए 30 है। तो आई कैन राइट दिस 10 एज 10 + 20, क्योंकि नीचे वाले ए का एडिशन हुआ होगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल ए। तो वैसे नीचे वाले 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 10, क्योंकि टोटल ए आखिर वहां पे कितना रहा होगा, 30, क्योंकि दोनों तो सेम ही कंटेनर में है ना, अलग अलग कंटेनर में थोड़ी ना है कि दोनों को मैं अलग अलग लिख रही हूँ।
दोनों तो सेम कंटेनर में है, तो दोनों को साथ में इस तरीके से ऐड करके लिखा जा सकता है। अब बस यही कंसेप्ट होता है आप लोगों के केमिकल इक्विलिब्रियम का, बस अब यही कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट में किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कोई एक रिएक्शन, जैसे यूजुअली मैं लेफ्ट साइड को सॉलिड लेके फिलहाल समझा रही हूँ और राइट साइड के जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग उसको क्या ले रहे हैं, गैस लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपको ये रिएक्शन ऐसी दी हुई है। इस रिएक्शन में कहा गया कि ये जो बी है, उस बी की वजह से जो टोटल प्रेशर है वो है P1। जो सी है, सी का भी प्रेशर कितना होगा, P1, अनलेस एंड अनटिल आपको दोनों अलग अलग ना दिया हो। अदरवाइज दोनों की स्टोकियोमेट्री 1:1 है तो आप उसको सेम लेकर चलोगे। अगर स्टोकियोमेट्री 1:2 होती तो एक को P1 एक को 2 टाइम्स ऑफ P1 लेके चलते, ऐसा करते। बट अनलेस एंड अनटिल आपको दोनों के प्रेशर अलग नहीं दिए हो, आप उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करोगे। ठीक है, एक को P1 और दूसरे को P2, ऐसा नहीं। P2 का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वाली इक्वेशन में ही करना। ठीक है, कैसे, C को उठा लिया P2 और D को उठा लिया P2। बट हमको साफ साफ दिख रहा है कि P2 यानी कि आपका C, ये एक ऐसी स्पीशीज है जो दोनों रिएक्शन में कैसी है, कॉमन है। तो इस कॉमन स्पीशीज के दोनों इक्विलिब्रियम पे उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स नहीं लिखे जाएंगे। वहां पे क्या लिखा जाएगा, जैसे टोटल प्रेशर C की वजह से कितना होगा, P1 प्लस P2 होगा। अगर P1 प्लस P2 होगा, ठीक है, तो ऊपर वाले C के पास किस चीज की कमी है, ऊपर वाले C के पास P2 की कमी है। तो इसको यहाँ लिख देंगे हम P1 प्लस कितना, P2, और यहाँ पे P2 को क्या लिख देंगे, प्लस P1। ये आपको याद रखना है। अब ये कितना आसान लग रहा है हमें, जब दोनों एक ही तरफ है। एक ही तरफ का मतलब दोनों के दोनों प्रोडक्ट साइड में है, कितना आसान लग रहा है। अब लेकिन रियलिटी में जो सवाल आप डील करोगे, ठीक है, वो इस तरीके के आपके नहीं रहेंगे कि बड़े मजे से हमने देखा कि दोनों कॉमन स्पीशीज सेम साइड में थी, दोनों में प्लस प्लस लगा दिया, क्वेश्चन होकर दिए सॉल्व। ऐसा नहीं रहेगा। आपका जो सवाल रहेगा वो सवाल कैसा रहेगा बताओ, वो सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एक कॉमन स्पीशीज आप लोगों की है कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, यानी कि लेट्स इमेजिन प्रोडक्ट साइड में, और एक कॉमन स्पीशीज है आप लोगों की कहाँ पे, राइट साइड में, यानी कि प्रोडक्ट, और एक लेफ्ट यानी कि रिएक्टेंट। ऐसा कुछ वो लोग आपको कॉम्बिनेशन सेट करके दे देगा। फिर अब उसमें क्या करोगे, तब वाली चीज कैसे आगे बढ़ेगी, तब कैसे हम लोगों को गाड़ी बनानी है। तो इन दैट केस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस के वाया आप इस चीज़ को सीखोगे कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। जैसे पहले टोटल प्रेशर तुम्हें निकालना मैं सिखा देती हूँ कि टोटल प्रेशर वाली चीज़ के साथ कैसे डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ इजी एग्जाम्पल्स। तो ए सॉलिड, ये इक्विलिब्रियम में है आप लोगों के बी गैस प्लस सी गैस के साथ। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन का Kp1 आपको दिया हुआ है 300। अच्छा, एक और रिएक्शन दी है कि ये डी सॉलिड इक्विलिब्रियम में है आपके E गैस के साथ प्लस C गैस के साथ, और इस रिएक्शन का जो Kp2 है वो आपको कितना दिया हुआ है, 600। इस क्वेश्चन में अब तुम्हें ये बताना है कि टोटल प्रेशर कितना होगा। ठीक है, टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर को निकालने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बी, सी और ई, इनकी वजह से इंडिविजुअली कितना कितना प्रेशर आ रहा है, ये पहले आइडिया होना चाहिए आपको। तो वो कैसे पता लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले रिएक्शन का जिस तरीके से ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन लिख कर दिया है उसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन तुम भी लिख लो। ठीक है, बी गैस और ये आ जाएगा आपका सी गैस, और यहाँ पे आ जाएगा डी सॉलिड, और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है ई गैस और आपके सी गैस के साथ, बराबर। अच्छा, अब बताओ क्या होगा। यहाँ पे ए सॉलिड के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती क्योंकि वो तो 1 है। बी गैस और सी गैस का मैं क्या करूँ, तो लेट अस इमेजिन कि उनको हमने P1 और इसको भी मैंने ले लिया P1, नीचे में जो E और C है उसको ले लिया P2 और P2। कॉमन स्पीशीज P1 C है, तो यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हो P1 प्लस P2, और इसको लिख सकते हो तुम लोग P2 प्लस P1, बराबर है। ये वाला काम हो गया। ओके, वेरी गुड।
अब उसके बाद आपको पहले वाले क्वेश्चन में KP1 दिया और दूसरे वाले क्वेश्चन में KP2 दिया है। तो अगर कोई मुझसे इस रिएक्शन का KP1 लिखने को कहता तो मैं इस रिएक्शन का KP1 कैसे लिखती? प्रेशर ऑफ B इंटू प्रेशर ऑफ C अपॉन प्रेशर ऑफ A जो कि 1 है। अब प्रेशर ऑफ B मेरे पास कितना है? P1 और प्रेशर ऑफ C कितना है? P1 प्लस P2 और KP की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है? 300। तो यहाँ से मेरे को P1 प्लस P2 इंटू P1 इसकी वैल्यू आ गई 300। अब देखो लोगों से मिस्टेक होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो लोग यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ P1 को और कायदे से वहाँ पे क्या आना चाहिए? P1 प्लस P2 आना चाहिए। और सिमिलरली वो लोग नीचे की स्टेप में भी लिख देते हैं सिर्फ P2 को, कायदे से वहाँ पे प्लस P1 आना चाहिए। ये उन्होंने बेहोशी में कर देते हैं। कर देने के बाद वो लोग KP1 भी लिखते हैं। ऐसे लोगों का KP1 क्या पैदा होगा बोलो? फर्स्ट इक्वेशन में अगर वो P2 लिखना भूल गए तो P1 स्क्वायर, और बड़े मजे से वो P1 स्क्वायर का अंडर रूट लेकर वहां से P1 की वैल्यू और नीचे से P2 की वैल्यू निकाल के टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और ऐसा टोटल प्रेशर वाला आंसर एक ऑप्शन आपके इसमें रहता ही रहता है उन पगलों के लिए जो इस तरीके से फॉलो करते हैं प्रोसीजर को। बट जो दिमाग वाला है उसने P1 P2 और P2 P1 ये लिखना भूला नहीं, एडिशन करना नहीं भूला। उसने अपनी एक इक्वेशन ये बनाई और दूसरी इक्वेशन मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरे स्टेप्स दिखाने की नीड है, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन यानी कि अगर मैं इसका KP2 का एक्सप्रेशन लिखूंगी उसमें वैल्यूज पुट करूंगी तो ये चीज हो जाएगी 600 इक्वल्स टू P2 ब्रैकेट में आएगा P1 प्लस में यहाँ पे P2, ये वाली चीज। ठीक है, अच्छा डन, ये हो गया हमारे पास काम। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? तो कोई बात नहीं है, एक तरीका हमको पता है जो हम कर सकते हैं, वो ये कि इन दोनों इक्वेशंस को उठा के कर दिया ऐड। अब अगर किसी के दिमाग में ये डाउट आएगा कि आपने ऐड ही क्यों किया, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता यार, मैथ्स है, सॉल्व करने के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो ऐड कर दो तो 3 + 6 ये हो गया 900। वहां से P1 प्लस P2 को आपने कॉमन निकाल लिया और दूसरे ब्रैकेट में आ गया P1 प्लस P2, यानी कि बेसिकली मैं कह सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2 ये आपका क्या है? 900 के बराबर है। तो यानी कि मेरे पास ये समझ में आ गया कि P1 प्लस P2 की वैल्यू यहाँ से मेरे को कितनी मिल गई है? 450 मिल गई है। ये मेरे पास P1 प्लस P2 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, डन। अच्छा, लेकिन मुझको तो P1 प्लस P2 कैलकुलेट करने को बोला ही नहीं था, मुझको तो टोटल प्रेशर बोला था। तो अगेन एक और इंसान से मिस्टेक होती है, वो इसी चीज को टोटल प्रेशर मान लेता है। ये आपका टोटल प्रेशर नहीं है। टोटल प्रेशर इसको मानने की गलती भी मत करना। टोटल प्रेशर किसको कहेंगे? यहाँ पे PT यानी कि टोटल प्रेशर मैं किसको कहूंगी? प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू B, प्रेशर ड्यू टू C, प्रेशर ड्यू टू E। प्रेशर ड्यू टू B कितना है? देखो नीचे P1। प्रेशर ड्यू टू C कितना है? P1 प्लस P2। प्रेशर ड्यू टू E कितना है? P2। अब ये कांड मत कर देना कि P1 प्लस P2 का यहाँ पे ऐसा ट्वाइस लिख देनी मैडम, यहाँ पे क्योंकि C दो है ना तो दो बार लिख देंगे उसको। ये वाली हरकत नहीं करोगे, ठीक है? वो एक ही बार काउंट किया जाएगा, तो वाला काम बिल्कुल भी मत करना, बराबर। अच्छा, अब जो तुमने ऊपर में टोटल प्रेशर लिखा है उस टोटल प्रेशर को PT को, जो कि है आप लोगों का P1 प्लस P2, ठीक है, और वहां पे P2 प्लस P1 उसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस कितना? 2 टाइम्स ऑफ P2। 2 अगर टोटल प्रेशर में से कॉमन निकाल लोगे तो अगेन क्या आ जाएगा आप लोगों का? 2 टाइम्स ब्रैकेट में P1 प्लस P2, ठीक है। और P1 प्लस P2 की वैल्यू तो तुम नीचे ही निकाल कर बैठे हो, एक मिनट, हाँ नीचे ही निकाल के बैठे हो, कितनी? 450। तो यहाँ से तुम्हारे पास टोटल प्रेशर निकल के कितना आ गया? 900। मैं लिख के दिखा देती हूँ, अगर भेजे में बात नहीं गई है तो ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आ गया आपका टोटल प्रेशर। इस टोटल प्रेशर को यहाँ से उठाते हैं और इसको लेकर आते हैं नीचे। ये टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन है ना। अच्छा, याद रखना यहाँ पे लोगों से मिस्टेक होती है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनसे मिस्टेक होती है। वो ये सोचते हैं क्योंकि C हमारे पास 2 है तो 2 C की वजह से चलो हम एक काम करें, वहां पे 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2 लिख दें। ये वाला काम मत करियो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मिस्टेक का पॉइंट है। चलो, तो यहाँ पे ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2। मुझे नहीं लगता कि ये चीज कैसे आई है, तुम्हें समझाने की मुझे नीड है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया
तो यहाँ से मेरे पास टोटल प्रेशर आ गया 900। जो भी यूनिट दी होगी एटीएम तो एटीएम, टॉर तो टॉर। अच्छा, कल मैं ना कुछ मैसेजेस मैंने देखे थे, रीड किए। एक तो श्रेयन ने आई थिंक पूछा था और शायद रोनित ने भी ये चीज पूछा था कि टॉर क्या होता है। तो देखो, टॉर जो होता है वो आपके प्रेशर की ही यूनिट है। जैसे एटीएम प्रेशर की यूनिट है ना। जैसे बार प्रेशर की यूनिट है, राइट। पास्कल्स प्रेशर की यूनिट है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आप 10 तक पढ़े हो 9th वगैरह में, वो प्रेशर की यूनिट है। वैसे ही जो ये टॉर है ये भी आप लोगों के प्रेशर की ही यूनिट है, ठीक है। ये भी प्रेशर की ही यूनिट है। अच्छा, और अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि अच्छा तो टॉर और आपका एटीएम इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो टॉर और एटीएम इनके बीच में रिलेशनशिप जानने से पहले कुछ एक बातचीत हम वो ये जान लेते हैं कि आपने ये तो पढ़ा है कि 1 एटीएम जो होता है आप लोगों का कितना होगा। मतलब अगर मैं इसको पूछूं तो जो 1 एटीएम है वो आपके 760 टॉर के बराबर होता है। बस ये एक रिलेशनशिप याद रखना। कल मैंने श्रेयन को 0.00132 कुछ बताया था, बट बेटर ये होगा कि अगर तुम ये याद रखो। और तुम्हें, मेरे को नहीं लगता कि कहीं देखा देखा लग रहा होगा, ये तुम्हें एक जगह और देखा देखा लग रहा है। कहाँ देखा देखा लग रहा है? शायद कि ये जो 1 एटीएम होता है ना, यही 1 एटीएम आप लोगों के 760, ठीक है, याद करो, mmHg के बराबर, mm(Hg) के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि मैंने सिर्फ mm(Hg) को हटा के वहां पे बेसिकली क्या लिख दिया है, आप लोगों का टॉर लिख दिया है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ गया हम लोगों को कि एटीएम आखिर किस चीज को कहते हैं। 760 टॉर जब मिलेंगे तब उसको आप क्या कहोगे, mm(Hg) कहोगे। तो जो भी यूनिट हो उस यूनिट के अनुसार आप कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आपके पास एक सिंपल सा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, जिस सिंपल सा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का लेफ्ट साइड जो है वो कंप्लीटली आप लोगों को क्या है, सॉलिड दिया है, यानी कि उसके प्रेशर का तो वहां पे कोई उसकी औकात ही नहीं है। तो ऐसे केस में कैसे आगे उसके टोटल प्रेशर तक जाना है ये बताया। क्या करते हैं, मिस्टेक्स किन किन पॉइंट्स पे हो सकती हैं वो बता दी गई है। उन इक्वेशंस को ऑब्टेन करने के बाद क्या करना है वो बता दिया गया है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिल जाते हैं। बहुत जगह की टोटल प्रेशर निकालो, छोटा सा रहता है, और छोटी सी चीज को हम लोग इतना बड़ा बना देते हैं कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का सवाल है, ये तो हमको डेफिनेटली बनेगा ही नहीं। ये हमारी मेंटालिटी रहती है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन में आते हैं। तो ये वैसे काम चल तुम्हारा है, ये तुम करोगे। अब अगर उनमें तुम में से किसी का ये आंसर मैच नहीं होता है जो मैं अभी लिख के दूंगी वो वाला, तो तुम मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन भी बता दूंगी। लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि अगर ऊपर सिखाए गए तकनीक के अनुसार तुमने इस चीज को अटेम्प्ट किया तो तुम्हारा बिल्कुल ये आंसर आएगा, मतलब आएगा। इस क्वेश्चन का KP1 आपको दिया हुआ है 1 एटीएम, CaCO3 सॉलिड है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में होगा CaO सॉलिड के साथ प्लस CO2 गैस के साथ। इस रिएक्शन का Kp आपको दिया है 0.04 एटीएम। अच्छा, और उसके अलावा तुम्हें ये बताना है कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर फाइनल प्रेशर CO का कितना होगा। देखो ध्यान से सुनना, उसने इस बार तुमसे टोटल प्रेशर नहीं पूछा, उसने तुमसे CO का फाइनल प्रेशर पूछा। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, जो इंसान टोटल प्रेशर निकाल सकता है क्या वो CO का प्रेशर नहीं निकाल सकता? मैं तो निकाल लूंगी, और भी इजीली, तुम भी इसको इजीली ही निकाल लोगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। जब तुम एक्सप्रेशन लिखोगे, जब तुम वैल्यूज पुट करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि आंसर बहुत ही इजीली इसका आ जाएगा। तो इसका आंसर आप निकाल के देखना, इसका आंसर आएगा 0.2 एटीएम, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं निकले, अगर तुमसे नहीं बने, तो फिर मैं बिल्कुल बता दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है, एकदम। चलो अब एक और पैटर्न और सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। एक और पैटर्न और सवाल जो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो तुमसे पूछा जा सकता है, उस पैटर्न और सवाल को देखो और ध्यान से उसको करने की कोशिश करना। पहले तो बिना देखे करना, उसके बाद सोल्यूशन ढापना यहाँ से। जैसे आपको दिया गया है कि एक x है,
सॉलिड, ये डिकम्पोज होकर बना रहा है ए गैस। पहले मैं इजी वाले में जितने पैटर्न्स देखने को मिलते हैं ना वो सब बता देती हूँ। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम आपको दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये बोला है क्वेश्चन में गिवन प्रेशर ओवर सॉलिड एक्स, ठीक है, प्रेशर ओवर सॉलिड एक्स इज फाउंड टू बी 20 टॉर, ठीक है। आपको वो कितना लिख के दिया है वहां पे प्रेशर, उसने टोटल 20 टॉर एक्स की वजह से, प्रेशर ओवर सॉलिड का मतलब एक्स की वजह से, ठीक है। एंड सिमिलरली ऑन वाई इट इज 40 टॉर। जब y अगर डिसोशिएट होता तो y के डिसोशिएशन की वजह से जो टोटल प्रेशर वहां पे क्रिएट होता वो उसने कितना देखा, आपका 40 टॉर देखा। अब वो तुमसे इस क्वेश्चन का टू फाइंड पूछ रहा है। टू फाइंड में सबसे पहले उसको KP1 एंड KP2 ये जानने में इंटरेस्ट है, और उसके बाद इसको सेकेंडरी थिंग टोटल प्रेशर, ठीक है, कितना होता इक्विलिब्रियम पर ये जानने में आपका इंटरेस्ट है। तो अभी पिछली बार तक हमको KP1 और KP2 ये सब मतलब निकालने को बोलता ही नहीं था, हम तो डायरेक्ट टोटल प्रेशर निकालते थे। अब क्या करें, अब देखो ध्यान से सुनेंगे, ये जो 20 टॉर है ये ए का प्रेशर नहीं है, ये बी का प्रेशर नहीं है। एक्स जब टूटा और टूट कर उसने जब ए और बी बनाया तो उन ए और बी की वजह से जो टोटल प्रेशर बना वो टोटल प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 20 टॉर दिया है, बराबर है। अच्छा, यानी कि प्रेशर ड्यू टू इक्विली, मतलब फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम नंबर 1। सिंस इक्विलिब्रियम नंबर 1 कंटेन 2 gaseous components, therefore 20 torr equals to pressure, partial pressure of A plus partial pressure of B। बराबर बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी बात, A एंड B दोनों की स्टोक्योमेट्री रिएक्शन में 1 दी हुई है, तो ऐसे में जब दोनों की स्टोक्योमेट्री रिएक्शन में 1 दी हुई है तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, आप ये कतई नहीं कह सकते कि एक को P1 ले लेते हैं एक को P2 लेते हैं, आपको उनको सेम लेना ही पड़ेगा। तो A को अगर P1 लिया है और B को अगर P1 लिया है तो क्वेश्चन में दिया क्या, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B इक्वल टू 20। तब तुम खुद अपनी भेजा चलाओ, P1 प्लस P1 इक्वल टू 20, सो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ P1 इक्वल टू 20, सो देयरफॉर P1 इक्वल टू कितना, 10, बराबर, क्योंकि स्टोक्योमेट्री दोनों की सेम है, दोनों में बराबर बराबर का बंटवारा हुआ है, ठीक है। तो ये P1 की वैल्यू कितनी है, 20 टॉर। सिमिलरली अगर मैं वही सेम आर्ग्यूमेंट होल्ड करूं और उसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे वो नीचे जो आपको 40 टॉर दिया हुआ है उस 40 टॉर पे आके अगर मैं बहस करूं तो ए आपको, अगर मैं इसको P2 ले लूं इसको P2 ले लूं तो P2 आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वैसे दिया कितना है वो 40 टॉर। 40 टॉर मतलब ए का हिस्सा कितना रहा होगा, 20 टॉर, और इसका हिस्सा भी कितना रहा होगा, 20 टॉर। इतना समझ में आ गया। लेकिन ये तो हमको अच्छे से पता है कि जो कॉमन स्पीशीज होती हैं उन कॉमन स्पीशीज का जो प्रेशर होता है वो P1 प्लस P2 होता है, और यहाँ पे ये P2 प्लस P1 कर देते हैं, तो यानी कि ये 20 नहीं रहेगा, ये 20 प्लस 10 रहेगा, और ये 20 प्लस 10 यहाँ पे भी रहेगा। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, इससे मुझे कहा कोई टोटल प्रेशर यानी कि PT कैलकुलेट करने को कहेगा तो टोटल प्रेशर PT हम कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो कितना, प्रेशर ड्यू टू A कितना है, A की वजह से 30, प्रेशर ड्यू टू B कितना है 10, प्रेशर ड्यू टू C कितना है बोलो 20, तो ये टोटल प्रेशर कितना आ गया आपका 60 टॉर। तो ये 60 टॉर इजीली हम लोगों ने क्या कर लिया, आप लोगों का कैलकुलेट कर लिया, बराबर। ये ऐसा तुमको लगता है, ठीक है, ये ऐसा तुमको लगता है कि अरे वाह ये तो इजीली कैलकुलेट हो गया है ना, ये तो हमारा काम बहुत ही आसान है, चलो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें दोनों ही रिएक्शन का KP1 बोला था, ठीक है, चलो KP1 भी निकाल लेते हैं। KP1 निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकालो जना, यहाँ पे KP1 निकालो, यहाँ पे KP1 कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा KP1 इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2, बराबर है, ये हो जाएगा। P1 कितना है आपके पास 10, P1 प्लस P2 ये कितनी है 10 प्लस से, एक मिनट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि 30, ये आ गया आपका 300। वैसे ही नीचे वाले का तुम निकाल लो, खत्म हो गई कहानी।
तो इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से तुम्हें कुछ लिख कर दिया जाए सॉलिड एक्स के ऊपर इतना पाया गया, ये पाया गया, तो कितना होगा, वो कितना होगा, तो उस वक्त तुम इस चीज को यूज कर सकते हो। अब थोड़े से हम लोग कठिन सवाल की तरफ मूव करते हैं। कठिन नहीं है, बस तुम्हें मैं एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो सिखा रही हूँ। बाकी जिस इंसान ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम आती है और जिसको बेसिक मैथमेटिक्स भी आती है, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करता है। ठीक है, इसमें जो इकलौती इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सप्रेशन क्रिएट करना। ठीक है, एक्सप्रेशन, अगर आप एक्सप्रेशन कर सकते हो तो आप आराम से आगे के क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि और मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना सिखा रही हूँ, बाद में क्वेश्चन तुम लोगों को मैं खुद दे दूंगी। मंडे को जो कॉपी चेकिंग होगी ना, उसमें यही वाले क्वेश्चन दूंगी, तो देखते हैं कि फिर उस दिन तुम क्वेश्चन बना पाते हो कि नहीं। N2O5 इक्विलिब्रियम में है N2O के साथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 के साथ, बराबर। ये पहला आपको दिया है इक्विलिब्रियम। दूसरा आपको दिया है N2O प्लस O2, ये इक्विलिब्रियम में है N2O3 के साथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, उस गिवन के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिलहाल आपको मैं गिवन बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनिशियली आपके पास जो N2O5 था, उस N2O5 का आपके पास क्या था, 1 मोल लिया गया था। ठीक है, अच्छा कितने में लिया गया था, वो आपका 1 लीटर के कंटेनर में लिया गया, इनटू अ 1 लीटर फ्लास्क, बराबर है। ठीक है, और कुछ आपने रिएक्शन की उसके साथ। अच्छा, रिएक्शन करने के बाद आपने ये पाया कि इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पे N2O की कंसंट्रेशन, ठीक है, आपको दी हुई है समथिंग 0.2 मोलर। अभी क्या फाइंड करने को बोल रहा है वो तो भूल जाओ, हमें उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे तुम्हें सिर्फ इक्वेशंस लिखना सिखाना है और कुछ नहीं। तो आ जाते हैं सबसे पहले, तो ये जो आपको N2O इक्विलिब्रियम पे दिया है, इससे क्या पता चलता है, यानी कि अगर आपकी N2O कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली है तो N2O के जो मोल्स पुट होंगे वो भी इक्विलिब्रियम वाले होंगे, लेकिन वॉल्यूम तो इक्विलिब्रियम वाला नहीं होता ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे N2O के कितने कंसंट्रेशन है, 0.2, और इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है वो देखो, वॉल्यूम कितना दिया है इस क्वेश्चन का, 1 लीटर। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे N2O के जो मोल्स हैं वो मोल्स भी कितने हैं, 0.2 है। ठीक है, एक ये हमने बात समझ में आई हमारे दिमाग में। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, आ जाओ इसके एक्सप्रेशन में। पहली इक्वेशन है कि आपके पास N2O5, 2 मिनट, पहली इक्वेशन है कि N2O5 इक्विलिब्रियम में है N2O के साथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 के साथ। अब तुम बताओ, जब रिएक्शन शुरू हुई, पहली वाली जो इक्वेशन होती है ना, उसको एकदम इज्जत के साथ लिखा करो, एकदम इज्जत के साथ। जब रिएक्शन शुरू हुई तो क्या N2O5 के मोल्स दिए हैं क्वेश्चन में, हाँ दिए हैं, इसीलिए मैं लिख रही हूँ, नहीं होते तो मैं A मानकर चलती। 1 मोल है, ये 1 है, तो उस वक्त ये कितना रहा होगा, ये 0 रहा होगा, ये कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। चलो ठीक है, अब बात आती है कि बात पहुंच गई इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते N2O5 में से क्या हो गया होगा, समझ गए, यहां पे ये आया होगा। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की नीड है। अब ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम नंबर 1। हमें लग रहा है कि हमने इक्विलिब्रियम नंबर 1 बना ली, बट अभी बनी नहीं है, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है। और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की खास बात क्या होती है कि पहले दोनों इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशंस लिख लिए जाते हैं, और लिखने के बाद देखा जाता है कि वो दोनों तो ऊपर की रिएक्शन और नीचे की रिएक्शन में कॉमन है, और कॉमन रिएक्शन के हिसाब से फिर उनमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे ऊपर हम कैसे करते थे, P1 लिख देते थे, नीचे P2 लिख देते थे, लेकिन P1 P2 को फिर ऐड भी करते थे हम, बराबर वैसा ही। तो यहाँ पे अब दूसरी इक्वेशन के पास भी चलते हैं। दूसरी इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है, इक्विलिब्रियम, 2 मिनट, इक्विलिब्रियम नंबर 2। इक्विलिब्रियम नंबर 2 है N2O इक्विलिब्रियम में है, अच्छा प्लस O2 भी है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, आपके N2O3 के साथ। अब देखो यहाँ पे कॉमन स्पीशीज सिर्फ N2O नहीं है, यहाँ पे कॉमन स्पीशीज इस बार O2 भी है। ठीक है, इस बार O2 भी है। अच्छा, तो अब तुम बताओ
क्या तुम्हें क्वेश्चन में N2O या O2 के कोई भी इनिशियल मोल्स दिए गए? नहीं दिए गए। फिर आप बताइए, कोई भी मोल्स नहीं दिए गए। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ऊपर वाली रिएक्शन में जो N2O या O2 बना X और 2X, वही X और 2X वाला N2O और वही O2 नीचे के रिएक्शन में यूज होकर आगे N2O3 बना रहे हैं। तो ऊपर की रिएक्शन में N2O कितना है? X। मतलब ऊपर की रिएक्शन का इक्विलिब्रियम वाला N2O इस रिएक्शन के लिए T इक्वल टू 0 का काम करेगा। मेरे हिसाब से जो मैं बोलना चाह रही हूँ शायद तुम्हारे दिमाग में गया होगा और ये सिचुएशन रही होगी। लेकिन आखिर इस रिएक्शन का भी तो इक्विलिब्रियम आएगा, और जब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें से भी तो कुछ क्वांटिटी माइनस की जाएगी। तो x में से बोलो कितना माइनस किया? x माइनस वाई। O2 में से भी कितना माइनस किया? x मतलब माइनस वाई। और N2O3 को क्या लिखा? y। ये आपने सेकेंड इक्विलिब्रियम लिख डाली। लेकिन N2O और O2 ये तो कॉमन स्पीशीज है ऊपर की रिएक्शन और नीचे की रिएक्शन में, है ना? ये तो कॉमन स्पीशीज है। तो आपने क्या किया है? देखो दोनों में इसको क्या लिखा? इसके इक्विलिब्रियम की वैल्यू और इसके इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम लिखनी है। तो यहाँ पे x माइनस वाई है तो ये भी x माइनस वाई लिखोगे। इसके इक्विलिब्रियम की वैल्यू और यहाँ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम होगी तो ये होगा 2x माइनस वाई। ये ऐसे लिखोगे। समझ गए? बस खत्म। बहुत ही शांत दिमाग से आपको इक्वेशंस बनानी है, कुछ भी कठिन नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगी बातचीत। आपको दिया है कार्बन, नीचे लिख के दिया है ग्रेफाइट का Gr प्लस CO2 इक्विलिब्रियम में है किस चीज के साथ? 2 टाइम्स ऑफ CO के साथ, मोनोऑक्साइड। अच्छा, और उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है एक और इक्विलिब्रियम H2O गैस में प्लस CO गैस में, इक्विलिब्रियम में है ये वाली चीज CO2 के साथ और प्लस H2 के साथ है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है वो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। वॉल्यूम 1 लीटर है, उसका भी हमें काम भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो इनिशियली मोल्स ऑफ CO2 आपके हाथों में दिए हुए हैं 1, बराबर, ठीक है। उसके अलावा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अब बात चल रही है कहाँ की? इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम आते आते आपके पास मोल्स ऑफ H2O, रुको, मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 1 एडेड, मतलब सिस्टम में H2O को एक ऐड किया गया, जितना था उसके अलावा ऐड किया गया। चलो अब आगे बढ़ो क्वेश्चन की तरफ। तो पहले एक इंसान को एक्सप्रेशन लिखते आना चाहिए, वही हम लिखना सीख रहे हैं। तो ये पहला एक्सप्रेशन है। इस पहले एक्सप्रेशन के हिसाब से ग्रेफाइट तो तुम जानते ही हो सॉलिड स्टेट में होगा, उसके बारे में क्या बातचीत करने का। CO2 के इनिशियल मोल्स आपको दिए हैं 1, तो यानी कि पहली रिएक्शन जब T इक्वल टू 0 पे रही होगी तो ये रहा होगा 1 और ये रहा होगा 0। अब उसके बाद ये रिएक्शन पहुंच गई आप लोगों के इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते CO2 में से कुछ कम हो गया होगा तो 1 माइनस एक्स कर देते हैं और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स कर देते हैं। क्या बात दिमाग में गई? हाँ, अच्छा। अब उसके अलावा अब आगे बढ़ो। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अब आगे इस क्वेश्चन में नहीं, अब आगे हमें नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले ये पता रहना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे H2O के मोल्स 1 ऐड किए गए, मतलब नया इक्विलिब्रियम बनने से पहले ही ये वाली स्टेप क्या है? इसी जगह पे ऐड किया गया और उसके बाद फिर ये वाली स्टेप आई। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इक्वेशन लिख दी, H2O गैस प्लस CO गैस इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? CO2 गैस के साथ प्लस H2 गैस के साथ, सभी गैस वाले। अभी रिएक्शन जब ये वाली इक्विलिब्रियम बनने की थी, ये इक्विलिब्रियम अभी बनने की है, तो उससे पहले ही H2O के कितने मोल्स डाल दिए गए उस कंटेनर में? 1। किले जा H2O तो 1। CO के डाले गए क्या? नहीं, ऊपर की रिएक्शन से जो CO बनी वही CO नीचे क्या काम करेगी? T इक्वल टू 0 का काम करेगी, बराबर। वही CO क्या करेगी? नीचे T इक्वल टू 0 का काम करेगी। CO2 के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो CO2 तो ऊपर भी थी,
ठीक है, कितनी CO2 थी 1 माइनस एक्स, तो वही CO2 यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होगी 1 माइनस एक्स। H2 थी क्या ऊपर, नहीं, तो ये 0। ये मेरा तरीका है चीजों को लिखने का। एट इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, अब सेकेंड इक्विलिब्रियम के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो 1 में से y माइनस कर दिया। x क्यों माइनस नहीं कर रही हूं, क्योंकि x ऊपर माइनस कर चुकी हूं। CO में से भी उतना ही माइनस करूंगी, लेकिन 1 माइनस एक्स यहां पे क्या माइनस y लिखूं, नहीं, यहां पे प्लस y लिखूंगी क्योंकि CO2 प्रोडक्ट साइड में है, और यहां पे क्या लिखेंगे y। अब तुम तो जानते हो नीचे लिखी हुई हर वैल्यू ऊपर की लिखी हुई वैल्यू से मैच करनी चाहिए। नीचे CO के पास क्या लिख के रखे हो तुमने 2x माइनस वाई, और ऊपर CO के पास क्या लिख के रखे हो सिर्फ 2x। चलता क्या, नहीं चलता, तो उसके पास क्या नहीं है, माइनस वाई नहीं है, तो माइनस वाई लिखो। ठीक है, नीचे CO2 के पास क्या लिख के रखे हो 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और ऊपर वाले बेचारे CO2 के पास से 1 माइनस एक्स, चलेगा क्या, नहीं, तो उसको भी प्लस वाई। बस खत्म हो गया। इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखने का है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना, पहली इक्विलिब्रियम बनाते हैं, फिर सेकेंड इक्विलिब्रियम बनाते हैं, उसके बाद सेकेंड इक्विलिब्रियम बन जाने के बाद पहली इक्विलिब्रियम में हमको करेक्शंस भी करने को देना पड़ता है। जैसे एक और क्वेश्चन, CH4 गैस है, कॉपी में लिख लेना, H2O भी गैस वाला लिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, CO प्लस यहाँ पे 3H2, पूरी की पूरी जो वैल्यूज ऊपर ली गई है सबकी सब गैसियस है, इंक्लूडिंग क्या कहते हैं H2O। अगर H2O गैस है मतलब वो चीज किऑन है, स्टीम है। 2 मिनट चेक कर लेते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पता चले आप लोगों का बन ही नहीं रहा हो। क्वेश्चंस की कंडीशंस पढ़ो। इनिशियली आपके पास बोला गया है कि 1 मोल आपके पास है CH4 का, और 1 मोल है आपके पास H2O का, दोनों का आपके पास 1-1 मोल दिया हुआ है। अब इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, अब बात चल रही है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का स्टेशन आया, और इक्विलिब्रियम के स्टेशन पे हमने ये देखा, हमने ऐड नहीं किया। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं ऐड कर रही थी, इसीलिए H2O के आगे पहले से 1 लिखा था T=0 पर। यहां पे हमने ये देखा इक्विलिब्रियम आने के बाद कि मोल्स ऑफ CO2 हो चुके हैं 0.155, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ एक डेटा है। ठीक है, वो हम बाद में टैकल करेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो पहला तो CH4 प्लस H2O इक्विलिब्रियम में है CO प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 के साथ। तो पहले बातचीत कर लेते हैं T=0 की। T=0 के लिए CH4 भी 1 दिया है, H2O भी 1 दिया है, ये 0 दिया है, ये भी 0 दिया है, बराबर। ठीक है, अब उसके बाद जब ये रिएक्शन पहुंची इक्विलिब्रियम वाले स्टेशन पर, CH4 में से कुछ माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स, H2O में से भी कुछ माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स, CO और इनमें तो ऑब्वियसली की ऐड होगा, सो x और यहाँ पे 3x। पहली वाली इक्विलिब्रियम के साथ हमारा सारा अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम पहुंचे सेकेंड वाली इक्विलिब्रियम के पास। सेकेंड वाली इक्विलिब्रियम के लिए हमें T=0 लिखना है। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन का T=इक्विलिब्रियम के वैल्यूज होंगी ना, वो नीचे T=0 के काम आ जाएंगी। तो ऊपर T=इक्विलिब्रियम पे क्या H2O है, कितना है 1 माइनस एक्स है, तो उसी H2O को यहाँ पे आप यूज कर लो। CO है ऊपर, हाँ है, कितना है x है, तो उसी CO को आप यहाँ यूज कर लो। CO2 है क्या ऊपर, नहीं है, तो नहीं है मतलब यहाँ पे फिलहाल अभी वो 0 है। H2 है क्या ऊपर, हाँ है, कितना है 3x है, तो यहाँ पे 3x लिख दो। अब बताओ इस रिएक्शन का भी तो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आया होगा। इस रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो इसमें से भी कुछ माइनस हुआ होगा। सो नाउ योर H2O विल बिकम 1 माइनस एक्स माइनस वाई। समझ रहे हो? नाउ CO विल बिकम हाउ मच, x माइनस वाई, बट CO2 विल बिकम 0 प्लस वाई, जिसको आप y भी लिख सकते हो, एंड H2 विल बिकम 3x प्लस वाई। क्या है बात, समझ गए? इस तरीके से मैंने एक्सप्रेशन लिखा। और इस क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है कि जब इक्विलिब्रियम आया तब उसने देखा कि इक्विलिब्रियम आने के बाद मोल्स ऑफ CO2 हो गए कितने, 0.155। यानी कि अगर मैं बातचीत करूं तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास मोल्स ऑफ CO2 0.155 दिए हैं, जो कि मेरी एक्सप्रेशन के अनुसार कोई और नहीं बल्कि क्या है, y है। इसका प्रयोग क्वेश्चन वाला आपसे किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने के लिए ही दिया गया होगा। तो होता कैसा है कि जब हम कोई सॉल्व एग्जांपल देखते हैं
तो सॉल्ट एग्जाम्पल देखने के बाद हमें हार्ट अटैक आ जाता है, अरे ये कैसे आ रहा है, अरे ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। बट अगर तुम सीख लो किसी एक इंसान से जिसने ये रूट को किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो चीज़ आसान लगती है। ठीक है, अभी जैसे तुम्हें लग रहा है वाह कितना मस्त है, आसान है, बट जो इंसान पहली बार खुद सीखता है और जिसको ये चीज़ क्रैक करके नहीं मिलती है, बस लिख दी जाती है बोर्ड में ये मानकर कि यार तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम तो पकड़ ही लोगे, उसको बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, चलो अभी ये सब गैस है, मैं कहीं भी गैस नहीं लिखूंगी। अगर कहीं सॉलिड है तो मैं सॉलिड मेंशन करूंगी, अगर मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है इसका मतलब मैं गैस के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा ये एक रिएक्शन आपको दी हुई है, और उसके अलावा इस बार इस क्वेश्चन में इनिशियल मोल्स नहीं दिए। ठीक है, इस बार इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल मोल्स नहीं दिए, इनिशियल मोल्स के बदले आपको इनिशियली प्रेशर दिया हुआ है। तो हमारा क्या जाता है, प्रेशर के टर्म्स में काम कर लो। तो ये दिया हुआ है 2 बार, बार भी यूनिट होती है प्रेशर की। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने के बाद आपने ये देखा कि जो NO है, NO का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 1.5 बार। अब बाकी आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने को बोलेगा, फिलहाल कैलकुलेशन करना हमारी क्लास का एम नहीं है, ये एम हमारी मंडे की कॉपी चेकिंग का है। ठीक है, मंडे को जब आप कॉपी चेकिंग कराओगे तब इस प्रकार के मैं क्वेश्चन दे दूंगी, एक एक करते जाना, चेक कराते जाना, फिर वो तुम्हारी टेंशन कि इक्वेशन लिखना तो अब आ गया है, अब आगे 2 फाइंड कैसे करें उसके बारे में सोचना फिर तुम्हारा काम। ठीक है, अभी फिलहाल इस क्लास में इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, कैसे आप लिखते हो। N2O3 का इनिशियली एट T इक्वल टू 0 आपको कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, कितना 2 बार। ओके, तो ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 0। अब जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम पे आपको नहीं पता कि N2O3 में से कितना गया, ओके नहीं पता, तो लेट इट बी 2 माइनस एक्स, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स। अब बात आती है सेकेंड वाली इक्विलिब्रियम की, सेकेंड इक्विलिब्रियम पे आ जाओ, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ NO2 इक्विलिब्रियम में है N2O4 के साथ। अब देखो इस वाली रिएक्शन का T इक्वल टू 0 वो बनेगा जो ऊपर वाली रिएक्शन का T इक्वल टू इक्विलिब्रियम है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे किसको दिया गया था, x को, तो यहाँ पे आप x लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बट क्या लिखोगे x के सामने, वो मायने रखता है क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, सो यहाँ पे रहेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x। N2O4 ऊपर दिया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0 रहेगा। ठीक है, दिया है कि एक बार चेक कर लें दो, नहीं ऊपर नहीं दिया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब रिएक्शन पहुंची इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो इस 2x में से भी तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, तो ये -y, और इस ये क्या हो रहा होगा, y बन रहा होगा। अच्छा ये हमने तो लिख दिया, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का क्या काम कि इक्विलिब्रियम पे आपको NO का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 1.5 बार, यानी कि आपको बेसिकली इसकी वैल्यू दी हुई है ना, प्रेशर ये वाली चीज और कोई नहीं बल्कि यही तो है। तो अगर ये वही चीज है तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर सकती हूँ, कैसे मैं इसको रीराइट करूंगी, 2 माइनस एक्स लिखने की जगह 2 माइनस 1.5, एक्स लिखने की जगह 1.5, एक्स लिखने की जगह 1.5 बराबर। अच्छा ठीक है ना, ओके एक मिनट, हाँ अब उसके बाद इस वाले एक्सप्रेशन को भी रीराइट किया जा सकता है, बोलो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स यानी कि कितना 3, ठीक है, और 3 माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा सिर्फ वाई। अब लेकिन एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमें हिसाब किताब बराबर करना पड़ता है। NO2 नीचे कैसा दिख रहा है, 3 माइनस वाई दिख रहा है, ऊपर का NO2 तुमको 3 माइनस वाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो उसको 3 माइनस वाई बनाओ, उसको भी 3 माइनस वाई बनाओ, तो उसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ये माइनस वाई। NO है क्या नीचे, नहीं, बस NO2 एक ही कॉमन स्पीशीज थी, तो हो गया, ये एक्सप्रेशन बना लिए एक। तो इस तरीके से सवाल आते जाएंगे, एक्सप्रेशन तुम्हें उनके बनाते जाने हैं। ठीक है, एक आखिरी करते हैं और उसके बाद फिर हम इस चीज को ओवर करते हैं। देखो एक एक्सप्रेशन दिया है CO2 प्लस H2 इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, CO प्लस H2O के साथ। अच्छा अब बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टेप में यहां पर उसने कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में था उसको ऐड किया
और ऐड करने के बाद वो ये देखता है कि दो नई, अब यहां से दो नई इक्विलिब्रियम बन गई। अभी तक हम सिर्फ टोटल दो इक्विलिब्रियम में काम करते थे, अब हमारे पास टोटल कितनी इक्विलिब्रियम हो गई है? तीन इक्विलिब्रियम हो गई है। ठीक है, ये इस तरीके से टोटल हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम बन गई। ठीक है, अच्छा तो पहले मैं लिख देती हूँ CuO प्लस CuO सॉलिड है, डन। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी बकवास बकवास कर रहा है, इसमें गिवन डेटा कुछ भी नहीं दिया है। गिवन डेटा के बारे में सिर्फ इतना दिया है कि जो नया वाला इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसमें 20% CO के मोल्स हैं टोटल गैसियस स्पीशीज के। देखो ये क्वेश्चन अब बिना इक्वेशन लिखे बन जाएगा, ये क्वेश्चन अब बिना इक्वेशन लिखे बन जाएगा और इसकी इक्वेशन की नीड नहीं पड़ेगी। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये टोटल तीन इक्वेशंस हैं, तो तुम्हें अगर एक चीज पे ध्यान दोगे कि अगर तुमने इन दो इक्वेशंस को आपस में ऐड किया, ठीक है, अगर तुमने इन दो इक्वेशंस को आपस में ऐड किया तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस का जो एडिशन है वो आपको ऊपर में मिल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन का जो डेटा मेरे पास है वो बिना आपके एक्सप्रेशन लिखे हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें हमें फालतू पढ़ते हैं। जब परसों के दिन तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे तब इसकी जब तुम कॉपी चेकिंग कराओगे तब तुम ये देख लोगे ना कि वहाँ पे ये वाली जो चीज़ है बिना एक्सप्रेशन के ही आंसर आपको पैदा करके दे रही है। बस एक और लिख लो और उसके बाद इस चीज़ को ओवर करो। Cl2 गैस प्लस आपके पास Br2 है, इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ BrCl के साथ। फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ NO प्लस Cl2 इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ NOCl के साथ। अच्छा डन। अब उसके बाद 1 मोल ऑफ ईच Cl2 एंड Br2 वेयर टेकन इन अ 1 लीटर फ्लास्क। मतलब क्वेश्चन में इनिशियली Cl2 और Br2 आपको एक एक मोल दिया है, तो इसको मैंने पहले ही लिख लेती हूँ कि रुको, हाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एट T=0। ये आपको 1 दिया है, ये भी 1 दिया है और ऑब्वियसली ये तो 0 ही होगा। अब आगे उसने क्वेश्चन में बोला है 2 मोल्स ऑफ, मतलब इस स्टेप से इस स्टेप पे जाते वक्त, ठीक है, उसने क्या किए हैं 2 मोल्स NO के उसने ऐड किए हैं, ऐसा वो कह रहा है। और ऐड करने के बाद ये नया इक्विलिब्रियम बना और इस इक्विलिब्रियम के बनने के बाद, ठीक है, वो ये कह रहा है कि मोल्स ऑफ BrCl उसके पास कितना है? मात्र 0.9। अब बोलो इसका गेम। अच्छा 1 मिनट रुको, चलो। तो ये जो मैंने तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन लिख के दी गई है ना कि 2 मोल्स NO के ऐड किए गए, फिर इक्विलिब्रियम बना और इक्विलिब्रियम बनने के बाद फिर BrCl इतना इतना है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी परोसी नहीं जाएगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पढ़ के आपको निकालनी होगी। जो मैं जानती हूँ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग हो बचपन से, तो ऑब्वियसली इतना तो तुम कर ही लोगे एटलीस्ट, राइट। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर अभी आगे इसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी है उसके हिसाब से। तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताओ। इक्विलिब्रियम जब आया होगा, T= इक्विलिब्रियम जब पहुंचा होगा, ये 1 - x, ये 1 - x और ये 2 टाइम्स ऑफ x बराबर। अच्छा अब वो बोल रहे हैं कि 2 मोल्स NO के ऐड किए गए, यानी कि NO जो है आपके पास पहले से कितनी दी हुई है? 2 मोल्स, ठीक है। अच्छा पहले से कितनी दी हुई है? 2 मोल्स। अब सुनो, इसको 2 × 2 4 मत कर देना, 2 × 2 4 मत कर देना, ये होगा आपके 2 मोल्स, ये T=0 के। अच्छा अब Cl2 क्या आपके पास पहले से है? बिल्कुल है, जो ऊपर का है वो उठा के नीचे ढापना है। बोलो कितना हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा। अच्छा और जो BrCl है, कहाँ है BrCl? 1 मिनट,
हाँ NOCl तो है ही नहीं, तो ये 0। यार येलो कलर से ना आंखें घूम रही हैं। फिर उसके बाद t इक्वल टू 0 पर बताओ क्या होगा, Cl2 में से कुछ जाएगा, कितना जाएगा, y जाएगा, 2 माइनस वाई बराबर 2 माइनस वाई की 2 माइनस 2y, 2 माइनस 2y, ठीक है, 2 माइनस 2y जाएगा। अभी आपके पास इक्विलिब्रियम पे जितना भी NO है वो 2 है, मतलब इस 2 के लिए ये 2 है, अगर अब 2 टाइम्स ऑफ NO के लिए ही वो 2 है। अच्छा, अब लेकिन जब हम ये बोलते हैं ना y जाएगा, ये एक NO के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, इसलिए 2 NO के लिए 2y माइनस किए। ओके, अब Cl2 के साथ 1 माइनस एक्स माइनस वाई, NOCl के साथ 2 टाइम्स ऑफ y बराबर। अच्छा, अब और कुछ इस क्वेश्चन में करना है, बिल्कुल करना है। ऊपर और नीचे जो स्पीशीज कॉमन है उनको सेम तरीके से लिखना है। Cl2 कॉमन है, नीचे का Cl2 1 माइनस एक्स माइनस वाई लिखा गया है, तो ऊपर के Cl2 में भी 1 माइनस एक्स माइनस वाई होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे आपको BrCl कितना दिया हुआ है, 0.9। इक्विलिब्रियम पे BrCl कितना दिया है, 0.9। मतलब इस क्वेश्चन में 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.9। सो देयरफॉर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/20। ये एक इंफॉर्मेशन है जो फिलहाल इस एक्सप्रेशन लिखने से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ना है, बराबर। ये मैंने लिख दी, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, एक करेक्शन ना और करना है जो मुझे याद आया, सेम मैंने ऊपर भी मिस्टेक कर दी है, सेम अब भी मुझे याद है। 1.5 वाला क्वेश्चन, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, 2 मिनट, इस क्वेश्चन से x की वैल्यू तो हमको पहले से ही मिल गई थी कि x कितना है हमारा, 1.5। मतलब इक्विलिब्रियम में हमारे पास NO2 के मोल्स पहले से कितने हैं, 1.5 पहले से है। तो इस हिसाब से जैसे अभी मैंने कहा ना, उसको डबल मत करना, ये भी तो 1.5 और फिर 0 होगा, और ये 1.5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y होगा, और ये होगा 1.5 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y, और इसको भी ऊपर एडजस्ट करके फिर क्या लिखेंगे, 1.5 माइनस 2y, ये ऐसा, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का एक्सप्रेशन किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम सीख चुके हैं। जिसको एक्सप्रेशन लिखना आता है और जिसको इंग्लिश भाषा आती है वो डेफिनेटली आगे के जो सवाल वगैरह हैं उसमें क्या गिवन डेटा दिया है क्या नहीं दिया है उसको पढ़कर एक्सट्रैक्ट करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आराम से कर सकता है, ठीक है। चलो, तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो गड़बड़ हुए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 2 के, ठीक है। तो जिनका कोई भी डाउट नहीं है वो लोग इस पॉइंट से वीडियो को डिस्कनेक्ट कर दो, और कोई मतलब नहीं है आगे आपका प्रवचन सुनकर। और जिनके डाउट्स जिन्होंने भेजे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 2 के, उनके साथ अपन काम में लग जाते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 2 के डाउट्स, 3 का किसी ने नहीं भेजा। 3 का मतलब तुम सबको इतने अच्छे से आता है क्या? 4 का भेजे हो भर भर के, 5 का भेजे थे भर भर के, 3 का एक भी डाउट नहीं है मेरे पास। और 3 कौन से टॉपिक पे था पता नहीं, छोड़ो जो भी रहा होगा। पहले 2 वाले पे बात करते हैं। तो ये सारे डाउट्स तो बाबा श्रेयन द्वारा ही भेजे गए हैं, ठीक है। श्रेयन, आते हैं तुम्हारे डाउट्स में। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है वो, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 श्रेयन के द्वारा पूछा गया है। मैंने कल भी कहा था, इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने खुद अपने लेवल पे सॉल्व किया, अपने लेवल पे सॉल्व कर लेने के बाद आपने यदि ऐसा पाया है कि यार ये तो हमसे बन गया है, तो उसको ग्रुप से डिलीट कर देना खुद ही। मैं तो कर नहीं सकती हूँ ना, अगर मैं इस हिसाब से अपने हिसाब से डिलीट करने लगी तो कल के जो डाउट डिस्कशन हुआ था उसमें तो फिर कोई सवाल ही नहीं बचता अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा कोई है जिसको तुम डिलीट कर सकते हो तो उसको डिलीट कर देना, तुम्हारा भी और मेरा दोनों का वक्त बचेगा। 38 में आते हैं। 38 में आपको एक एक्सप्रेशन लिख कर दिया है, 2 टाइम्स ऑफ NO2 इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, 2 टाइम्स ऑफ NO प्लस O2 के साथ, और यहाँ पे Kc दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻⁻16। Kp पूछ रहा है इस क्वेश्चन का, तो हमें एक्सप्रेशन पता है Kp इक्वल टू Kc
RT की पावर में डेल्टा NG। इस क्वेश्चन का डेल्टा NG अगर आपने कैलकुलेट किया तो 1 आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो KP निकालने के लिए KC जो कि 7.4 इंटू 10⁻⁻16 है। अब यहाँ पे तुम्हें बस क्या पुट करनी है, R की वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है। तो इस क्वेश्चन में T फॉर टेम्परेचर एक्चुअल में नहीं दिया है ना, इस क्वेश्चन में T फॉर टेम्परेचर आपको तो नहीं दिया। तो एक इंसान की गाड़ी इस महत्वपूर्ण पॉइंट पे भी आके रुक सकती है, अरे टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है। तो अब हम आगे कैसे बढ़े, कोई बात नहीं, बढ़ के एक बार देखो तो सही, एक बार आगे बढ़कर देखो तो सही क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने गाड़ी चलाई। टेम्परेचर जब नहीं दिया जाता है तब आप उसको कंसीडर करोगे स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाली जो भेद है मैंने तुम्हें अभी थर्मोडायनेमिक्स में खोला है, और अगर मैं पहले बता भी देती ना तो भी तुम एक्चुअल में टेम्परेचर कभी खुद से लेने की गलती नहीं करते। लेकिन तुम एक बात देखो, तुम्हें टेम्परेचर की वैल्यू वहां दी नहीं है और टेम्परेचर के टर्म्स में आंसर बोला नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर पुट तो किया गया होगा। अब टेम्परेचर क्या पुट किया गया होगा, शेयन अपनी मर्जी से, सोनिया अपनी मर्जी से, प्रियांशु अपनी मर्जी से टेम्परेचर तो डाल सकते नहीं है, ऐसे में तो सबका आंसर अलग लगाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो लिया गया होगा। तो तुम्हें बताया है थर्मोडायनेमिक्स वाले वीडियो में कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना लोगे, 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टी की वैल्यू उठा के डाल देना 298 केल्विन, है ना, डिग्री सेल्सियस में मत करना है वाला काम, 298 केल्विन। और आर की वैल्यू तो तुम जानती हो 0.0821। अब इस पूरी वैल्यू को तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास केपी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा डाउट ये था श्रेयन कि क्वेश्चन नंबर 38 में आंसर होना चाहिए ए, बिकॉज वी विल हैव टू अज्यूम O2 इज लिक्विड। नहीं, आप O2 को मतलब लिक्विड नहीं ले सकते। नेचुरली जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है ना वो O2 गैशियस है, O2 लिक्विड नहीं है। अगर आपको O2 को लिक्विड बनाना है तो आपको उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा प्रेशर वगैरह अप्लाई करके। सो यू कैन नॉट अज्यूम O2 एज अ लिक्विड, क्योंकि वो उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है। जैसे पानी का ध्यान आते बराबर एक इंसान के दिमाग में लिक्विड स्टेट आती है, क्योंकि वो उसका नेचुरल फॉर्म है। सॉलिड में लाना है या गैस में लाना है ना, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। जैसे ब्रोमीन को सुनते बराबर दिमाग में आएगा लिक्विड, क्योंकि उसका लिक्विड उसका नेचुरल फॉर्म है। सॉलिड में लेके जाना है या गैस में लेके जाना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आयोडीन वो सॉलिड उसका नेचुरल फॉर्म है। तो बेसिकली आप वहां पे O2 को लिक्विड अज्यूम नहीं करोगे, आपको टेम्परेचर वहां पे 298 केल्विन अज्यूम करना है। सो क्वेश्चन नंबर 38 इज रिजॉल्व। नाउ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 भी उसी का डाउट है। अच्छा, देख लेंगे कहीं रोनित और प्रियांशु ने कोई पर्सनली मैसेज तो नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखना पर्सनली मैसेज मत करना डाउट्स को लेकर, एक कभी मत करना। अच्छा, पर्सनली वाली चीज ये है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 39 एक अच्छा क्वेश्चन है। 39 है ना, हाँ। Fe2+ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक्वस कॉमा, ये चीज कैसी है, कलरलेस है। इसमें आपने 3 टाइम्स ऑफ ये डाल दिया। अब ये क्या डाला क्या नहीं डाला इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन उस क्वेश्चन में दिया है। ये इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, आप लोगों के इस कॉम्प्लेक्स के साथ उसने मिलकर कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो रेड ऑरेंज आपको दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन के नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम डायरेक्टली बात करते हैं। तो वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपने लैब में विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, मतलब प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है, हाउ मच कंसंट्रेशन। अब कोई हमारे पास ऐसा कंसंट्रेशन पेपर नहीं आता एज लाइक लिटमस पेपर, लाइक पीएच पेपर। इवन इन लैब्स वी डोंट यूज पीएच पेपर फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ पीएच, वी यूज पीएच मीटर, ठीक है। पीएच पेपर भी हम यूज नहीं करते, बच्चे यूज करते हैं। अगर आपको पीएच की एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी है तो इन दैट केस वी यूज पीएच स्केल के पीएच पेपर नहीं बल्कि पीएच मीटर। तो वैसे ही अगर आपको वो जो कॉम्प्लेक्स कितना बना उसकी कंसंट्रेशन पता करनी है, तो कंसंट्रेशन को देखो पता करने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कोई एक मेथड होता है ऐसा नहीं। क्योंकि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो भी एक्वस मतलब सॉल्यूशन। अगर ये कलर्ड रहता नहीं रहता, लेकिन अगर ये पीपीटी होती तो पीपीटी को पता है हम क्या करते, उसको कलेक्ट करते, उसको ड्राई करते अवन में, उसके बाद उसको
क्रश करते, फिर से एक बार ड्राई करते, उसका वेट मेजर करते, मेजरिंग उसमें जाकर फिर ये देखते कि अच्छा कैलकुलेशंस करते कि ओह इस कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, ये इतना बना, यानी कि इतने मोल से रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री इतनी थी, तो बताओ आपका रिएक्टेंट तो इतना लिया गया था, इसका मतलब रिएक्टेंट से इतना बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इतना बना, मतलब इस रिएक्शन की यील्ड इतनी है। जो कैलकुलेशन आप कॉपी में करते हो ना, रियल लाइफ में ये कैलकुलेशन लैब्स में जब एक इंसान काम करता है ना, स्टूडेंट, उससे करवाए जाते हैं पीजी और यूजी लेवल पर, ठीक है। 11-12 पे नहीं करवाते, बट इस टाइप की कैलकुलेशन सही में की जाती है, और मैंने खुद ने भी की और हर इंसान ने की होगी जिसने पीजी यूजी पूरा किया अच्छे से केमिस्ट्री में, हर इंसान ने की होगी। तो ऐसे में वो एक तरीका होता है पीपीटी के थ्रू करने का, लेकिन हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं। तो उसने क्या किया, क्योंकि ये आप लोगों का लिक्विड सोल्यूशन है, तो इसको डालते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, ठीक है। वैसे ही रिफ्रैक्ट्रोमीटर भी होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन वाली टेक्निक से भी आप इसको कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, हम तरीकों में नहीं घुसते। तो वहाँ जो पहली लाइन बोली गई थी कि यू आर यूजिंग विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये कलर्ड लिक्विड कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उस टाइप की टेक्निक का वहाँ नाम लिया गया, जो आपके किसी काम की नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो यहाँ पे बता रहा है कि फिन का मतलब क्या होता है, वो भी आपके कोई काम का नहीं है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी कंसंट्रेशन क्यों निकाली जा रही, वाई, क्योंकि हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालने में इंटरेस्ट है, नहीं, हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, ये वी नीड दिस कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि कल को एक आपके पास अननोन सैंपल आता है लैब में, ठीक है, कोई आपको अननोन सैंपल लाकर देता है कि बताओ लेट से कोई डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी की इसमें पॉइजन दिया गया है, कौन सा पॉइजन है ये डॉक्टर को पता लगाना है, और ये पता लगाना है कि कितने अमाउंट में दिया गया था उसको। या फिर कई बार कैसा होता है, ड्रग्स जो लोग लेते हैं, ब्लड सैंपल आता है, पता लगाना पड़ता है कि कितना क्वांटिटी का ड्रग्स है। तो वैसे ही हमको ये पता लगाना है कि Fe2+ कितनी कंसंट्रेशन का है, तो उसकी कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए हम ये तरीका यूज कर रहे हैं, क्योंकि Fe2+ की ना तो पीपीटी बनती है और ना ही Fe2+ का विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कलरलेस है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है वो आपका काम का नहीं है, आपका सिलेबस ही नहीं है, दूर दूर तक आपका सिलेबस नहीं है। तो अब ऐसे में इसको ढूंढने के लिए हम इसको ढूंढते हैं, और फिर रिवर्स कैलकुलेशंस करके हम Fe2+ तक जाते हैं। तो इस काम को करते वक्त, इस पूरी प्रोसीजर को फॉलो करते वक्त टीचर्स आपको कुछ एडवाइस करते हैं, जो आपके लैब में आपको गाइड करते हैं, या जिनके गाइडेंस में आप ये एक्सपेरिमेंट सीखते हो, करते हो, आपको गाइडेंस देते हैं। वो आपको ये कहते हैं कि देख, तू जब भी Fe2+O को रिएक्ट करवाएगा फिन के साथ, और रिएक्ट करवा के तुम ये बनाओगे ना, तो एक बात का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। वो क्या, कि आपके रिएक्शन में ये आपका टू फाइंड है, ठीक है, ये आपका टू फाइंड है मैथ्स की भाषा में, और ये आपका कोई यूज का नहीं है, ये टाइम पास है, ठीक है, ये टाइम पास है। इस टू फाइंड के साथ हम उसको सिर्फ क्लब कर रहे हैं ताकि हमको ये मिल सके, ठीक है, ये सिर्फ टाइम पास है, वो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो ऐसे में हमेशा आपके टीचर ये कहेंगे कि जो टाइम पास चीज होगी, उस टाइम पास चीज की क्वांटिटी, ठीक है, चाहे वॉल्यूम में या चाहे मास में, किसी भी टर्म्स में बात करो, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी होनी चाहिए वेरी लार्ज, या फिर कैसी होनी चाहिए, एक्सेस। अब इसका तुम्हारे में से किसी क्यूरियस स्टूडेंट ने पूछा रीजन, कि बताओ ऐसा क्यों होना चाहिए, तो आप वहां पे टीचर एक्सप्लेन करेंगे, देख भाई इसका रीजन लाई करता है मोल कंसेप्ट में। तुम खुद सोचो, अगर तुमने PHEN को एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया, तो तुम्हारा Fe2+ क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और तुम्हारा फिन ये क्या बन जाएगा, एक्सेसिव रिएजेंट। एक रिएक्शन में कौन जल्दी खत्म होगा, Fe2+, है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। अब कैसे लिखें इसको, जल्दी खत्म होगा। अब जल्दी खत्म हो गया, इसका मतलब जितना भी Fe2+ आपने लिया था, सारा का सारा Fe2+ किसमें हो गया, प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो गया, कुछ भी आपके पास बचा नहीं। आप यही तो चाहते हो, आपका एम क्या है कि Fe2+ कितना क्वांटिटी में है ये पता लगाया जाए। तो इसको पता लगाने के लिए कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए ये चीज मस्ट है
कि सारा का सारा Fe2+ आपका कन्वर्ट होना चाहिए, किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। अब सारा का सारा Fe2+ कैसे कन्वर्ट होगा? वो तभी कन्वर्ट होगा जब आप उसके बाजू में रखे हुए टाइम पास को एक्सेस में रख दो। अगर आपने इसका रिवर्स किया कि Fe2+ को एक्सेस में ले लिया, और मतलब एक्सेस में क्या लोगे, वो तो जो है सो है, आपने उसके कंपेयर में PHEN को लेट से बहुत 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 कम यूज किया, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? PHEN। Fe2+ बच जाएगा रिएक्शन में। क्या आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या वो कॉम्प्लेक्स आपका एक्चुअल क्वांटिटी में बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा? नहीं, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा बन सकता था, लेकिन फिन खत्म हो गया ना, इसीलिए Fe2+ रिएक्टेंट साइड में पड़ा रह गया। सो देयरफॉर अगर आप चाहते हो एस्टिमेशन किसी भी चीज का करना, तो उस एस्टिमेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो चीज पूरी की पूरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, और उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसके बाजू में रखी हुई टाइम पास चीज कैसी होनी चाहिए? ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो आपका फिन कैसा होना चाहिए? एक्सेस क्वांटिटी में। तो ये फिन आपका जब एक्सेस क्वांटिटी में होगा तभी आपका काम होगा। तो आप पढ़ो कौन कौन से ऑप्शन है आपके ऐसे जिसमें फिन को एक्सेस क्वांटिटी में बोला गया है। मात्र दो, एक ऑप्शन ए है और दूसरा ऑप्शन सी है। अब बात आती है कि ऑप्शन ए में आगे बोला गया है लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो, अभी तुमने लास्ट की जो 2 क्लासेस की, उसमें इतनी तो अक्ल तुम्हारे अंदर आई होगी कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है तब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाती है? फॉरवर्ड। और अगर कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट बनाना चाह रही है, और हम तो चाहते ही हैं कि तू जितना बन सकता है बन, क्योंकि तेरी एस्टिमेशन से तो Fe2+ की मैं एस्टिमेशन करूंगी रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करते हुए, बराबर। तो इसीलिए आप क्या चाहिए, आपको K की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी ज्यादा आगे जाएगी, उतनी ज्यादा कलर बनेगा, कलर वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना ज्यादा हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी हम एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं। सो आंसर विल बी 8, क्या नाम था इसका, कौन सा, 39 का ए। तो 2 डाउट्स पूछे गए थे, 38 एंड 39, दोनों को बता दिया गया है। दोनों में पूछने का ये लॉजिकल रीजन था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 एंड 33, ठीक है, मेरे को लगता है सारे 30 वालों के साथ ही श्रेयन तुम खुन्नस निकाल रहे हो। 36 क्वेश्चन तुम्हारे पास है, सो मैं क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ फालतू के, मेरा समय बर्बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 36 किधर है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ O2। अच्छा, देखो रिएक्शन दी हुई है, CO गैशियस है प्लस हाफ ऑफ O2 गैशियस है, इक्विलिब्रियम में है CO2 गैस के साथ। Kc इस क्वेश्चन का दिया है 1.1 × 10⁻11। सिलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स। ओके, पहला जो ऑप्शन है, मैं क्वेश्चन तो लिख नहीं सकती ना, यहाँ पे क्वेश्चन अभी मैंने डिस्प्ले में रखा है, तो हम लोग डायरेक्ट बातचीत करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है जो रिएक्शन का नेट ड्राइविंग फोर्स होगा, वो नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब जहां पे रिएक्शन जाने की इच्छुक है, तो जो रिएक्शन का नेट ड्राइविंग फोर्स है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। जनरली बातचीत नहीं कर रहा है, इस रिएक्शन के संदर्भ में वो बातचीत कर रहा है, ठीक है। ऐसा इसीलिए उसने जस्टिफाई किया है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस क्वेश्चन का वेरी लार्ज है। अब देखो, एक छोटी सी बातचीत करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाला, जहां पे आपने पार्ट पढ़ा था, वहां पे आपको ये चीज बताई गई थी कि अगर K की वैल्यू 10⁻³ से छोटी आती है तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड है, डायरेक्शन में जाने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट होता है। 10⁻³ से बड़ी आती है तो उसको फॉरवर्ड जाने में इंटरेस्ट होता है, और अगर उसके बीच की आती है तो वो जनरली इक्विलिब्रियम के आसपास की ही कोई वैल्यू रहती है। ये चीज अगर याद नहीं है तो एक बार थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाला पार्ट पढ़ो, वहां पे तुमको ये चीज मिल जाएगी। तो इस रिएक्शन से क्या समझ में आता है, तो 10⁻³ तो छोड़ो, तो 10⁻³ से भी बहुत 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 बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब क्योंकि ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस नंबर को कहाँ जाने की इच्छा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सोचो, एक छोटा सा थ्योरी डाटा, उस थ्योरी डाटा से इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ही होता है लेफ्ट टू राइट। तो इसीलिए इस रिएक्शन का जो नेचुरल ड्राइविंग फोर्स रहेगा वो लेफ्ट टू राइट, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी में क्या बोला है
बी में ये बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ग्रेटर रहेगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो कॉमन सेंस है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने के लिए अग्रसर है उसका तो रेट ज्यादा ही होगा, तो बी भी सही है। अब बात आती है सी पर। फॉर अ रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल थ्री कंपोनेंट्स, मान लेते हैं इन तीनों की बातचीत इक्विलिब्रियम पे की जा रही है, तो इक्विलिब्रियम पर वो ये बोल रहा है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स विल बोथ गो टू जीरो। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रेट दोनों ही क्या हो जाएंगे, उसके दोनों के दोनों जीरो को अप्रोच करेंगे। ऑब्वियस है, तभी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगी। तो देयरफॉर श्रेयन इसका आंसर है डी। नेक्स्ट डाउट में आते हैं उसके 33 वाले क्वेश्चन पे। तो श्रेयन ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। बंदा कह रहा है कि उसके सारे के सारे ऑप्शंस ही गलत हैं। मैं ये नहीं कह रही वो गलत कह रहा है, बट हो सकता है गलत भी हो, बट ज़्यादातर ना चांसेस खुद की गलती के रहते हैं। हमें उस वक्त ना फील नहीं होता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, बट बाद में पता चलता है कि अरे यार गलती तो हमारी ही थी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 33। इस रिएक्शन का आपको केसी दिया हुआ है, केसी दिया है 1.7। रिएक्शन दी हुई है H2 प्लस CO2 इक्विलिब्रियम में है H2O प्लस CO के साथ। इनिशियली H2 और CO2 आपको दिया हुआ है, तो इन अगर मैं एट t इक्वल टू 0 की बातचीत करूं तो ये 0.4 है, ये भी 0.4 है। आपको इक्विलिब्रियम पे H2O की कंसंट्रेशन कितनी होगी आपको ये टू फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। देखो इक्विलिब्रियम पे ये क्या होगा, 0.4 माइनस एक्स, 0.4 माइनस एक्स, ये होगा x, ये होगा x बराबर। अच्छा, इस रिएक्शन का केसी क्या एक्सप्रेशन लाएगा, 1.7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 0.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पगले समान डिनोमिनेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर मत लगाना, लेफ्ट साइड और राइट साइड टेकिंग स्क्वायर रूट लो। सोचो अगर 1.7 की जगह ये 1.6 होता, और 16 किस चीज का स्क्वायर रूट होता है, 16 होता है आप लोगों के 4 का स्क्वायर रूट बराबर। तो ये 1.7 की जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 4 से ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 4.1 होगी लेट से आसपास, है ना। मेरे को ज्यादा डेसिमल में काम करने का ही नहीं है, मेरे को एक डेसिमल में काम करना है, तो नहीं तो तुम इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं फटाफट। जो बचपन में मैथमेटिक्स सीखी थी उसी मैथमेटिक्स का सहारा ले लिया। ये ऐसा सीखा था ना बचपन में कि नहीं सीखे थे, मेरे हिसाब से तो सीखे होने चाहिए। अब नहीं सीखे हो तो क्या किया जा सकता है उसका। ठीक है, तो ये 4 4 सा ये हो गया आपका, एक मिनट सर, हाँ ये सॉरी 4 4 सा कहाँ हो गया, 1 1 सा, ये 1 आ गया, और ये तो गया 0, ये यहाँ 1, ये उत्तर में आ गया 70। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 11 11 ज़ा नहीं 12 2 ज़ा 24, 13 3 ज़ा 14 इंटू 4 16, 4 ज़ा 4 56, 15 इंटू 5 दैट विल बी 75। क्रॉस हो रहा है, ये 1.4 आएगा इसमें। अब अगर किसी को ये लॉन्ग डिवीजन 1.4 या 1.3 के आसपास, अगर किसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, 1.4 के आसपास ये होगा x। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का x, और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 0.4 माइनस एक्स, ये ऐसे। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 56। ठीक है, और डेसिमल अगर मैं लगाऊंगी तो 0.5, और ये 1.4 x इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 0.56 डिवाइड बाय 1.4 प्लस 1 यानी कि 2.4। ठीक है, ये हो गया 2.4 इक्वल टू x। डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेशंस, 2 मिनट। 0.56 डिवाइडेड बाय 2.4 कितना आया, 0.23। ठीक है, x इक्वल टू 0.23 ये आया। अब ये x की वैल्यू आई। अब ये x की वैल्यू आपके H2O की कंसंट्रेशन भी होगी इक्विलिब्रियम पे। तो बाबू श्रेयन मेरा तो आंसर मैच कर गया है ऑप्शन नंबर बी के साथ, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी है। तुमने इसका आंसर लिखा है डी फॉर डॉग। आई डोंट नो कि तुम्हारा डी फॉर डॉग इसका आंसर कैसे आया। नीचे तुमने कैलकुलेशंस भी शो की हैं, बट मैं उसमें यही सजेस्ट करूंगी तुम मेरी कैलकुलेशन और अपनी कैलकुलेशंस को देख लो, और देख लेने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट लगता है तो फिर मुझे बताना, मैं फिर तुम्हारी कैलकुलेशंस देख के उसमें तुम्हारी क्या मिस्टेक है बता दूंगी। 30 एंड 32। अब अगेन इसके ये 2 डाउट्स हैं। 32 वाले क्वेश्चन पे पहले आते हैं।
32 में बोला है कि आपके पास एक 7.5 लीटर का फ्लास्क है। 7.5 लीटर के फ्लास्क में 0.106 मोल ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन को लिया गया है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, चलो तो इसको भी कर लो। तो ये आयोडीन की बातचीत हो रही है, तो मतलब रिएक्शन तो तुम समझ ही गए कौन सी वाली होगी। H2, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 32 कर रहे हैं। H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ HI के साथ। क्या बोला गया क्वेश्चन में, 7.5 लीटर फ्लास्क। ठीक है, बाद में देखेंगे। वैसे भी इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी आपका 0 है, तो ये वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। वॉल्यूम 1 लीटर हो कि 50 लीटर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 0.106 मोल ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन किया गया, मतलब T इक्वल टू 0 की बातचीत पर ये 0.106 था और ये भी 0.106 था, और उस वक्त ऑब्वियस है कि HI 0 रहा होगा। अब इक्विलिब्रियम आया होगा, इक्विलिब्रियम पे इनमें से कुछ ना कुछ x माइनस हो गया होगा, तो ये मैंने माइनस कर दिया और ये लिख दिया मैंने 2x। अब आगे क्या बोल रहा है, इट इज फाउंड दैट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड 0.137 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हैज बीन प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स क्वेश्चन वाले ने आपको 0.137 दिए हैं, और अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्रेशन मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम इज 2x, बराबर है मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम राइट इज कितना आपका 2x। ऐसा मेरा कहना है। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या निकालने का बोला गया है, केसी। सिंपल है, देखो कैसे निकालेंगे। मैं कंफर्म हूँ श्रेया, कैलकुलेशन एरर किए हो तुमने। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं यूज करूँ और x की वैल्यू का मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, तो x की वैल्यू आएगी 0.06 और 8 और उसके बाद 5। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू का मैं क्या करूँगी, इस x की वैल्यू को से हम इक्विलिब्रियम पे किसकी कितनी वैल्यूज है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। और क्या करोगे उस वैल्यू का, बराबर x की वैल्यू से और तो कुछ करोगे नहीं। इक्विलिब्रियम पे H2 कितना है, इक्विलिब्रियम पे I2 कितना है, इक्विलिब्रियम पे HI कितना है, ये सब कैलकुलेट करोगे। तो 0.106 इसमें से अगर मैंने x माइनस किया यानी कि 0.0685, तो मुझे I2 और H2 दोनों इक्विलिब्रियम वाले मिल जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम पे H2 कितना है 0.0375, ये कितना है, ये भी है 0.0375। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से श्रेयन तुमसे ये गलती हुई है। चलो तुम्हारी गलती पे बाद में बातचीत करते हैं। यहाँ पे आपने 0.0685 शायद लिख दिया है, बल्कि आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि 0.137। अब अगर यही सारी वैल्यूज तुमने लिखी है और इतनी सारी वैल्यूज लिखने के बाद भी अगर तुम्हारा आंसर गलत आया, तो आई डोंट नो कैसे गलत आया है। ठीक है, अब केसी क्या होगा इस क्वेश्चन का, I2 की जो भी वैल्यू आई है, सॉरी HI की जो भी वैल्यू आई है उसका स्क्वायर, 0.137 का स्क्वायर, डिवाइड में H2 और I2 के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज, तो दोनों की दोनों सेम है 0.0375। तुम्हें अब बस इसका कैलकुलेशन करना है, तुम कैलकुलेशन करो, तुम्हारा ये आंसर मैं कंफर्म हूँ मैच करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैच ना करे। चलो तुम्हारी शांति के लिए कर भी लेते हैं। 0.137, अरे क्या है 0.137, इसको डिवाइड करना है, किसके साथ करना था डिवाइड, 0.0375 के साथ, तो डिवाइड बाय आपका कितना आ जाएगा 0.0375। अच्छा, जो भी आंसर आया इस आंसर का स्क्वायर करना है। अब ये आंसर कितना है 3.653 मल्टीप्लाई बाय 3.653, 13 पॉइंट के आसपास से कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारे पास जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया है 13.4 और अपना 13.34 आ रहा है। ठीक है, केसी क्वेश्चन का अपना आ रहा है 13.34 और जो डी ऑप्शन है उस डी ऑप्शन वाले का आ रहा है 13.4, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन सही है। खत्म, तुमने अगेन कोई कैलकुलेशन एरर की है। और जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि तुमने यहाँ पे जो 2x को ये डाला है ना, ये डाल दिया है मेरे हिसाब से जल्दबाजी में 0.0685 शायद, क्योंकि इस पार्ट में इसके अलावा और कोई गलती का तो चांस होता ही नहीं है। वैसे ही सेम एक और आरोप लगाया गया है श्रेयन द्वारा क्वेश्चन नंबर 30 को लेकर
कि क्वेश्चन नंबर 30 ने उसके सारे के सारे ऑप्शन ही गलत कर दिए हैं। कहाँ गया मेरा पेज? ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन नंबर 30 पे भी वर्कआउट करते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस गलत हों मे बी, बट उसमें मैं फिर से बोल रही हूँ ज़्यादातर चांसेस अपने ही होते हैं गलत होने के। अगेन वही सेम इक्वेशन है, H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम में दिया है 2 टाइम्स ऑफ HI के साथ। इस रिएक्शन का वॉल्यूम 1 लीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Kc इस क्वेश्चन का 54.3 दिया हुआ है। बोल रहा है 0.04 मोल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन अ 1 लीटर फ्लास्क, यानी कि HI आपके पास कंटेनर में 1 लीटर आपको पहले से डालकर दिया गया है। ठीक है, ओके, यानी कि ये HI आपको ऑलरेडी 0.04 पहले से दिया है। तो देखो एक काम करो शेयन, इसमें मेरे हिसाब से अगेन तुमने ही कुछ एरर की होगी। तो इस क्वेश्चन को अब कैसे करें, इस रिएक्शन को ना तुम रिवर्स कर लो। तुम अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर लोगे तो ये चीज़ देखो ऐसी हो जाएगी। ये शायद कैलकुलेशन कंसेप्चुअल एरर है, रिवर्स करने से ये हो जाएगा 1/54.3। आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसमें कोई तकलीफ होगी। अब इस हिसाब से एट t इक्वल टू 0 आपको ये दिया हुआ है 0.04 और ये दोनों आपको नहीं दिए। अब जब बात पहुंचेगी इक्विलिब्रियम पर तो इसको तुम लिख सकते हो 0.04 माइनस 2x, इसको लिख सकते हो x, इसको लिख सकते हो x। अब तुम Kc का एक्सप्रेशन लिख दो ये जैसा मैंने लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.04 माइनस 2x का होल स्क्वायर, बराबर है, खत्म। यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लो। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें भी कुछ गलत है, तुम निकाल लो एक बार, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 25, बाप रे कितने डाउट भेजे हैं इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 25 पे बात करनी है। 29 अभी लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर और भी कोई डाउट्स बचते हैं, नहीं और कुछ नहीं, बस 2 ही है उसके। 29 नहीं और भी हो सकते हैं, श्रेयन का कोई भरोसा नहीं है। देखते हैं 29 और 25 पे फिलहाल। 29 क्या बोला है, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस, फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड। हे भगवान, तेरे को तो लगता है हाइड्रोजन आयोडाइड से ही एलर्जी है। ये डिकम्पोज होकर H2 प्लस I2 बना रहा है और इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 पर ये आपको 0.275 दिया है। अब इसमें मैं बता देती हूँ तुमसे गलती क्या हुई होगी, तुमने इसको डबल कर दिया होगा। जो चीज़ आपको पहले से दी हुई है ना उसको डबल मत करो, उसको वैसे ही रखो ना, उसमें से जो माइनस करोगे उसको तुम डबल करो। अच्छा, इफ HI इज फाउंड टू बी 20% डिसोशिएटेड एट इक्विलिब्रियम। हे राम, इसको में आपने सिर्फ 20% डिसोशिएट किया। अब तुम्हें तो पता ही है क्या करते हैं, 0.275 माइनस एक्स, यहाँ पे x, यहाँ पे x, फिर x को बाद में हम रिप्लेस करेंगे किस चीज़ से, a अल्फा से। सो a अल्फा विल बी 0.275 अल्फा, अल्फा यानी कि 20%, 20% यानी कि 2/10, 2/10 यानी कि 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। ये कितना आ जाएगा, a अल्फा यानी कि 0.275 इंटू 0.5, ये कितना आ जाएगा 0.275 और ये 0.5, ये आ गया। ठीक है, अच्छा Kc इस क्वेश्चन का कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो Kc क्या हो जाएगा बताओ, 0.275 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ HI है ना, तो 0.275 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 1 माइनस 0.5 बचेगा, मतलब वही 0.275 इंटू में 0.5 और उसका स्क्वायर, बराबर ये आता है इसकी वैल्यू। तो बस अब कैलकुलेशन करके आपको Kc कैलकुलेट करना है। तो 71 नहीं है, कितना है ये, 29। कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रही है। x माइनस एक्स इक्वल टू a अल्फा, तो a इतना है, अल्फा 20% है। ठीक है, चीज़ तो बराबर ही दिख रही है, यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही मुझको।
ठीक है, इसको अगर मैं काट पीट लूँ तो मेरा तो सीधा सीधा आंसर ही यहाँ से 1 में आ रहा है। तुम एक बार मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा चेक करो कैलकुलेशन एरर कि क्या हुई है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई कैलकुलेशन एरर मुझसे हुई है, बट मैं तो तुम्हें जानती हूँ कि इस टाइप के फॉर्मेट में कभी इक्वेशन सॉल्व करती ही नहीं हूँ। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ ये वाला, क्योंकि उस फॉर्मेट में गड़बड़ होती है, जो कि हुई है मेरे से जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो HI ये H2/2 प्लस I2/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका। अरे हाँ, एरर तो हुई है ना। ये देखो, ये मैंने -x करके रखा है डफर सामान, ये -2x आएगा। अगर ये -2x आएगा तो ये -2 इंटू आएगा। अरे रे, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तुम्हें करेक्ट करनी है और कुछ भी नहीं, और इसको करेक्ट करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर फिर भी नहीं आ रहा है माइनस प्लस जो भी है कर लेने के बाद, तो फिर तुम बताओ कि क्यों नहीं आ रहा। तुम्हारा अटेम्प्ट देखते हैं अपन। ठीक है, 1 मिनट, 0 पॉइंट और ठीक है ना, चलो एक काम करते हैं, इसको कर ही लेते हैं फिर। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे -2x लूँगी तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा। फिर ये और ये तो कट गया बराबर। अच्छा, मतलब आपके पास रिएक्टेंट कुछ बचा ही नहीं। और आपके पास 20% सिर्फ डिसोशिएट हुआ है और रिएक्टेंट नहीं बचा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से फॉलो करो इसको जैसा अपन ने सीखा है, और उसी तरीके से आगे प्रोसीड करके मुझे बताओ कि इसमें क्या नहीं आ रहा है, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। फिर अपन बात करेंगे। इकलौता क्वेश्चन आया है श्रेयन का जिसमें मेरा भी ऑप्शन है उसके आंसर से मैच नहीं कर रहा है श्रेयन। फिर एक और श्रेयन ने मुद्दा उठाया है 25 किस बला का नाम है। तुमने 25 क्वेश्चन तो भेज दिया श्रेयन, लेकिन 25 क्वेश्चन है कौन सा, उसकी फ़ोटो नहीं भेजी है। तुमने 23 भेजा हुआ है, लेकिन 23 भी भेजा है और 25 भी भेजा है। हे भगवान, तूने तो मेरा गला सुखा दिया रे बोलते बोलते। बाकी किसी को डाउट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं, सिर्फ इसी को आए क्या सारे भर भर के एकदम। 25 कौन सा वाला क्वेश्चन है श्रेय? मेरे पास जो क्वेश्चन का सेट होता है ना, वो ऐसा होता है 1001, 1002, 1003। तो अगर तुम उसने मुझे फोटो नहीं भेजोगे तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो जाएगी आपको ढूंढना उस क्वेश्चन को। नहीं तो फिर अगली बार से मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट कर करके एक्चुअल में तुम्हें डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, 25 की मुझे फ़ोटो भेज देना, तब अपन बात करते हैं। फिलहाल 23 पे देखते हैं। 23 जो भी है तुमने भेजा है, मेरे सामने फ़ोटोज़ की दिख रही है। 2 टाइम्स ऑफ SO3 इक्विलिब्रियम में है, 2 टाइम्स ऑफ SO2 प्लस O2 के साथ। ठीक है, इफ़ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इनकी दी हुई है, मतलब एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं 2.2, 1.7, 5.1। आपको इस क्वेश्चन का के पूछा है, तो ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें तुम अंडा दोगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आई है, इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन में एरर रही होगी, ये हो सकता। इतने बड़े पोपट तो तुम हो नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट है। तो 17 का स्क्वायर यानी कि 2.89 और 22 का यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यानी कि आपका 484 में आ गया ये वाली चीज़। ठीक है, यानी कि 4.84, ये पॉइंट गया। 289 को 5.1 से मल्टीप्लाई करना है। 289 मल्टीप्लाई बाय 5.1, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को डिवाइड करना है। अरे ये क्या आ गया? ठीक है, कितना आंसर आया? 1473.9। ओके, इसको डिवाइड करना है 484 के साथ, यानी कि 3.04 इसके के की वैल्यू आती है। तो 3.04 इसके के की वैल्यू आ रही है। अब तुमने के कहाँ लिखा है श्रेयन बाबू? ऐसा तो कोई के उस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। हाँ, ऐसा तो कोई भी के उस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। नहीं पगले, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बी ऑप्शन दिया है 0.34 और सी ऑप्शन दिया है 3.05। ये ऐसे दिए हैं ऑप्शन, और तुमने उसमें मार्क किया है बी फॉर बॉल। अरे पगले, इसमें और इसमें तुझे अंतर नहीं दिख रहा क्या? 3.04 आया और ये 0.34 आ रहा है।
हाँ, करेक्ट आंसर ये होगा ना, 1 डेसिमल में इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो ये तो 2 डेसिमल्स में है भगवान। तो 25 भी कोई डाउट नहीं, 25 है कि कौन सा है ये कौन सा क्वेश्चन था, 23 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो अभी तक तुमने जितने क्वेश्चन बोले उसमें ये इकलौता क्वेश्चन नंबर 29 ही है जिसमें ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, और वो भी मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा, मेरी ही कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर रही होगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यूजुअली इसके आंसर्स गलत नहीं होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तुमने पूछे थे केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 2 से, वो डिस्कस किए जा चुके हैं। एक बार प्रियांशु बाबा का भी देख लें कि उन्होंने कुछ भेजा तो नहीं है पर्सनली। अच्छा, उन्होंने भी भेज के रखा है, लेकिन वो केमिकल इक्विलिब्रियम 3 का भेजा है। चलो, कोई तो मिला केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 3 पे ऑब्जेक्शन रेज करने वाला। केमिकल इक्विलिब्रियम 2 का उसने कुछ भी नहीं भेजा है। ठीक है, तो प्रियांशु की तरफ से केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 2 कुछ भी नहीं है। अच्छा, रोनित का भी एक बार देख लेते हैं। नहीं, उसका भी नहीं है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम नंबर 2 भी रिजॉल्व हो चुका है। अब 3 और 4 बचता है। 5 तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया। अब 3 की बारी कल। ठीक है, कल 3 और 4 एक साथ डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि कल संडे है तो ऑब्वियसली कोई मैं नया वीडियो तो डालूंगी नहीं इसकी वजह से। और उसके बाद फिर परसों से यानी कि मंडे से आने